तो आज स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यदि आप ये लेक्चर पूरा देखते हो तो आपके पूरे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कवर हो जाएंगे, तो प्लीज़ इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रीदिंग। ब्रीदिंग होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो वही ऑक्सीजन का सेल में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का सेल से निकलना, इसे ही क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक, अब बात करें रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो किस किस में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्पंज सिलेंडर प्लेटफॉर्म में किसी प्रकार का रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। इनके बॉडी सरफेस द्वारा ही एक्सचेंज होता है गैस का। ठीक, सिंपल डिफ्यूजन द्वारा इनके बॉडी के सरफेस से ही एक्सचेंज होता है। ठीक, बात करेंगे अर्थ फॉर्म में, तो अर्थ फॉर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल पाए जाते हैं। इसी के द्वारा ही इसमें क्या होता है? गैस का एक्सचेंज होता है। और इंसेक्ट की बात करें तो इसमें ट्रैकियल ट्यूब्यूल पाया जाता है, इसके द्वारा होता है। ठीक, अब बात करेंगे एम्फीबिया लाइक फ्रॉग, तो एम्फीबिया में किसके द्वारा होता है? तो इनके मॉइस्ट स्किन, इसी को कहते हैं ग्लूटेनियस रेस्पिरेशन। इनके मॉइस्ट स्किन जो होता है उसी के द्वारा ही एम्फीबिया में रेस्पिरेशन होता है। अब बात करते हैं किस में गिल्स पाए जाते हैं, किस में लंग्स पाए जाते हैं। तो जो एक्वेटिक होंगे उसमें गिल्स होंगे, जो टेरेस्ट्रियल होंगे उसमें लंग्स पाए जाएंगे। तो जो गिल्स होंगे इसको हम कहते हैं ब्रोंकाइल रेस्पिरेशन कहते हैं, जो लंग्स वाले कहते हैं पाल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक, अब बात कर लेते हैं जो गिल्स किस में होगा, तो वही फिश, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का में। और लंग्स किस में होगा? एम्फीबिया, रेप्टाइल्स एंड बर्ड एंड मैमल्स में। ओके, अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें आता है नॉस्ट्रिल, फिर आता है नेजल चैम्बर, फिर आता है नेजल पैसेज, फिर आता है फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स। ठीक, तो हमारा एयर सबसे पहले नॉस्ट्रिल से नेजल चैम्बर में जाएगा, नेजल चैम्बर से नेजल फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या होता है? एक कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का। ऑलरेडी ये बात हमने डाइजेशन में आपको बता चुका हूँ कि किसका एक कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। ठीक, लैरिंग्स की बात करें तो इसको ही साउंड बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स को ही ये क्या होता है? कार्टिलेजेस बॉक्स होता है, हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन। ठीक, हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन में। आल्सो का साउंड बॉक्स, इसीलिए इसको कहते हैं साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ड्यूरिंग स्वेलिंग, मतलब निगलते समय ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय ए थिन इलेक्ट्रिक फ्लैप का एपिग्लोटिस। तो हमें ये भी लाइन आपको ऑलरेडी डाइजेशन में मैंने बताया था कि जब हम निगलते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि ग्लोटिस को कवर कर लेता है एक थिन फ्लैप, इलास्टिक फ्लैप होता है। इसे क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। ठीक, जो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड को, विंड पाइप में फूड को रोकता है जाने से। तो देखिए सबसे पहला क्या? नेजल चैम्बर, नेजल फेरिंग्स, लैरिंग्स। ठीक, लैरिंग्स से बात आता है ट्रैकिया। ठीक, ट्रैकिया क्या होता है? एक स्ट्रेट ट्यूब होता है, एक्सटेंड अप टू मिड थोरैसिक। तो ये बहुत लंबा ट्यूब होता है जो होता है बीच में एकदम थोरैसिक में होता है। ठीक, ये डिवाइड होता है फिफ्थ थोरैसिक में। तो क्या होता है? फिफ्थ थोरैसिक जो आता है वर्टिब्रेट, जो हमारा वर्टिब्रा आता है, जो वर्टिब्रल कॉलम आता है उसके फिफ्थ वाला वर्टिब्रल कॉलम से वो डिवाइड होना चालू कर देता है। और किसमें डिवाइड? राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक, ओके, तो अभी मैं आपको फिगर तो ये हमारा ट्रैकिया है। देखिए ये था हमारा लैरिंग्स, इस पे था एपिग्लोटिस, ये था लैरिंग्स, यही इसी को ही कहते हैं साउंड प्रोडक्शन। लैरिंग्स को, ये ट्रैकिया स्ट्रेट ट्यूब है, ये डिवाइड होता है फिफ्थ थोरैक्स के बाद, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा राइट और लेफ्ट में। ठीक, और यहाँ अब इधर से ये लंग्स में एंट्री कर जाएगा। ये जो है ट्रैकिया भी यहाँ से डिवाइड होने के बाद यहाँ से अब लंग्स में एंट्री कर जाएगा। और लंग्स में तो ये जो ट्रैकिया था वो क्या था? फिफ्थ में जाके डिवाइड हो गया, फिर थोरैसिक वर्टिब्रेट में जाके डिवाइड हो गया राइट और लेफ्ट में। ठीक, अब इसके बाद ये कहाँ चला गया? लंग्स में। अब ये सभी जो हम बातें करेंगे सब इनसाइड द लंग्स है। ठीक, लंग्स के अंदर का बात करेंगे। इसमें सबसे पहले आएगा, अब डिवाइड होगा तो किसमें चेंज होगा? प्राइमरी ब्रोंक्यूल। ठीक, राइट और लेफ्ट में है ये सभी, यहाँ राइट भी है लेफ्ट वाला भी है। ठीक, तो प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्सरी ब्रोंकाई में, अब ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, टर्सरी ब्रोंकाई से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्रोंक्यूल से फिर चला जाएगा एल्वुलाई में। ठीक, अब बात करते हैं एल्वुलाई क्या होता है। तो जो एल्वुलाई होता है, देखिए एनसीईआरटी में लिखा है ईच टर्मिनल ब्रोंकाइल, जो जितने भी टर्मिनल ब्रोंकाइल हैं वो क्या होते हैं कि गिव्स राइज वेरी थिन इरेगुलर वॉल एंड क्या वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वुलाई। तो ये क्या होता है? तो ये जो टर्मिनल ब्रोंकाइल है वो चला जाता है एल्वुलाई में, और एल्वुलाई जो होता है बहुत थिन होता है, इरेगुलर होता है, और क्या होता है? वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्वुलाई हमारा। ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं लंग्स। जो हमारा लंग्स है वो एक पेयर होता है, हमें पता है लंग्स एक पेयर होता है, लोकेटेड होता है थोरैसिक चैम्बर पे। ठीक है, थोरैसिक चैम्बर में लोकेटेड होता है, कवर बाय डबल लेयर, ये 2 लेयर से कवर होता है। ठीक, इसके लेयर, इसी के लेयर को कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। जिस लेयर को से कवर होता है उसको क्या कहते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्या होता है? आउटर इनर होते हैं। ठीक, एक होता है आउटर, एक आउटर होता है, एक इनर होता है। ठीक, प्लूरा फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द बोथ लेयर, इसी दोनों लेयर के बीच क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन ऑफ लंग्स, जो लंग्स के फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो देखिए ये हमारे लंग्स के 2 सरफेस हो गए, ये आउटर प्लूरा मेम्ब्रेन, ये इनर प्लूरा मेम्ब्रेन हो गया। ठीक, और इसी के बीच होता है फ्लूइड, इसी को कहते हैं प्लूरल फ्लूइड,
जो क्या होता है फ्रिक्शन को रोकता है, यानी लंग्स के फ्रिक्शन को कम करता है वो। तो देखिए हमारा जो रेस्पिरेशन है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है कंडक्टिंग पार्ट, एक होता है एक्सचेंज पार्ट। ठीक, कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से होता है, नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकाल तक के पार्ट को हम कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट। इतने पार्ट को क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकाल तक के पार्ट को क्या कहते हैं, कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं। ये ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को इनटू द एल्वलाई। तो इसका काम है कि जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसको क्या करना, एल्वलाई में तक लेके आना। ठीक, और ये दूसरा काम है क्लियर करता है डस्ट पार्टिकल, जो इसमें डस्ट पार्टिकल है उसको क्लियर करता है, साफ करता है, ह्यूमिडिफिकेशन करता है यानी नमी को हटाता है। ठीक, और मेंटेन टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। ठीक, अब बात करें जो एक्सचेंजिंग पार्ट है वो उसका काम है एक्सचेंज करना। तो ये क्या एल्वुलाई और एल्वुलाई डक्ट वाले जो पार्ट है उसको यही क्या करते हैं, एक्सचेंज वाला काम करते हैं। ठीक, और इसको ये क्या करते हैं, डिफ्यूजन करते हैं ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेयर में। ठीक, तो यही क्या करते हैं, डिफ्यूजन काम करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में। तो देखिए ये हमारा मान लीजिए लंग्स है यहाँ पे ना, यहाँ पे हमारे लंग्स है ऐसे। ठीक, ये हमारे लंग्स है। तो देखिए ये आगे एकदम स्टर्नम होता है हमारा, एकदम अपने एकदम सीने पे ऐसे टच करेंगे तो ये स्टर्नम होता है ऐसे ये। ठीक, तो हमारा जो वेंट्रल में होता है स्टर्नम होता है, इसी के जस्ट पीछे हमारा पीछे क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। ठीक, वर्टिब्रल कॉलम इसके जस्ट पीछे होता है स्टर्नम में। ठीक, अब फिर बात करेंगे जो रिब्स होते हैं ये लेटरल होते हैं, आपको दिख ही रहे होंगे आपके लेटरल क्या है, रिब्स हैं। तो लेटरल क्या होते हैं, रिब्स होते हैं। रिब्स सब एनसीईआरटी में दिया इसीलिए बता रहा हूँ। और फिर जो डायफ्राम होते हैं एकदम नीचे होते हैं। ठीक, तो पोस्टीरियर पार्ट पे क्या होता है, डायफ्राम होते हैं। ठीक, तो यही है कि हमारा जो सबसे वेंट्रल पे क्या होता है, स्टर्नम, डोर्सल पे वर्टिब्रल कॉलम, लेटरल रिब्स होता है और पोस्टीरियर सर्ट पे डायफ्राम होता है। अब पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग का क्या मैकेनिज्म है, एक तो ये इनहेलेशन, सांस को अंदर लेना, और एक्सहेलेशन मतलब सांस को मतलब कि एयर हवा को बाहर निकालना, इसे ही कहते हैं मैकेनिज्म है, यही हमारा ब्रीदिंग का। ठीक, तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब क्या, एयर को क्या लेना, अंदर लेना लंग्स में। तो भाई इनहेलेशन और एटमॉस्फेयर एयर इज ड्रॉ इनटू द लंग्स, इसे क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं। मैन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इनहेलेशन होगा कब, जब क्या होगा, हमारे लंग्स में प्रेशर कम है, जब हवा ही नहीं है लंग्स में तभी ना होगा। तो लंग्स में प्रेशर कम है, तो भाई इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो हमारा पल्मोनरी प्रेशर है, तो हमारे लंग्स का प्रेशर क्या लेस देन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो बाहर का प्रेशर उससे कम है हमारे लंग्स में प्रेशर, तभी क्या होगा, इनहेलेशन होगा या इंस्पायरेशन होगा, तभी हमारा क्या होगा, हवा अंदर आएगा। ठीक, अब इससे अब क्या इसके अब देखिए जो जो इंस्पायरेशन है उसको कराने के लिए दो लोग जिम्मेदार होते हैं, एक तो होता है डायफ्राम, एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ये रिब्स में पाया जाता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ठीक, तो इसको कराने के लिए दो लोग जिम्मेदार होते हैं, इंस्पायरेशन कराने के लिए दो लोग जिम्मेदार है, एक तो है डायफ्राम हमारा, ठीक, और एक है हमारा इंटरकॉस्टल मसल। ठीक, यही दोनों हैं ना, तो इन्हीं के कारण होता है। ठीक, तो डायफ्राम क्या होता है कि इससे जब तो क्या होता है, जब हम अपने डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा डायफ्राम एक्चुअली ऐसे होता है। ठीक, तो जब हम डायफ्राम को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे मतलब ऐसे सीधा कर देंगे, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे डायफ्राम को, तो हमारा ये क्या होगा, इससे क्या होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस इंक्रीज होगा, क्योंकि हमें अभी बताया था जो डायफ्राम होता है कहाँ होता है, पोस्टीरियर सरफेस होता है, इसलिए हमारा कौन सा एक्सिस इंक्रीज हो जाएगा, पोस्टीरियर सरफेस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, अब बात करेंगे जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल होता है वो कहाँ पे होता है, रिब्स में होता है। ठीक, तो इससे हमारा क्या होगा, तो इसको हम जब कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे तो हमारा डोर्सल वेंट्रल एक्सिस इंक्रीज हो जाएगा। तो जब हमारा वैल्यूम इंक्रीज हो गया, अल्टरनेट हमारे लंग्स का वैल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो गया, इससे क्या होगा, लंग्स में प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक, तो वही हमारा तो ओवरऑल हमारा जो है इंटर पल्मोनरी वैल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, इससे हमारे पल्मोनरी मतलब लंग्स का वैल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, इससे इंटर पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा, जब लंग्स का वैल्यूम इंक्रीज हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, अंदर कम हो जाएगा। ठीक, तो इससे क्या होगा, जो हमारा एयर है वो क्या मूव क्या आउटसाइड टू इनसाइड मतलब मूव कर जाएगा एयर। ठीक, तो यही प्रोसेस है, क्या होगा, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन से ही क्या होता है, जब एक्सिस इंक्रीज हो जाता है इंटर पल्मोनरी वैल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और क्या होता है, इंटर पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और हमारा एयर क्या होता है, अंदर आ जाता है। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है। ओके, अब बात करते हैं एक्सपायरेशन। तो क्या होता है, एल्वलाई एयर रिलीज आउट मतलब जब हवा एयर को बाहर निकालना, इसे ही क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन कहते हैं। ऐसा कब होगा, जब क्या होगा कि अंदर का वैल्यूम जब अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो, जब अंदर प्रेशर ज़्यादा हो तभी ना हम हवा बाहर निकालेंगे। ठीक, अंदर प्रेशर ज़्यादा, तो वैन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक, जब हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर में, तभी हमें क्या होता है, एक्सपायरेशन होता है। ठीक, तो एक्सपायरेशन में क्या होगा कि जैसे डायफ्राम ये क्या होता है, रिलैक्स स्टेज में आ जाएंगे। जैसे अभी डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ था डायफ्राम में, डायफ्राम क्या होता है, ऐसे हो गया था, फिर वापस डायफ्राम वापस ऐसा चला जाएगा। ठीक, अपना इसी शेप में चला जाएगा डायफ्राम। ठीक, तो वापस कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो जाएगा डायफ्राम इससे। ठीक, और जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल वो भी क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा।
ठीक। तो इससे क्या होगा, डोर्सल वेंट्रल एक्सिस क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। इससे भी ये दोनों क्या हो जाएंगे, नॉर्मल पोजीशन आ जाएंगे और हमारा इंटरपल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ओवरऑल वॉल्यूम क्या होगा, घट गया, वापस क्या होगा, रिलैक्स स्टेज में आ गया। तो हमारा क्या होगा, वॉल्यूम घट गया और हमारा फिर क्या होगा, प्रेशर अंदर बढ़ जाएगा, क्योंकि अंदर क्या होगा, वॉल्यूम घट गया और प्रेशर बढ़ गया। ठीक। तो एक्सप्रेशन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, और इससे क्या होगा, हवा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक। ठीक। तो एक्सपायरेशन कब होगा, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा है अंदर, तभी ना हवा निकलेगा बाहर। ओके। तो वही, तो इसमें क्या होगा कि रिलैक्सेशन होगा। ठीक। कब ऐसा होगा, जब रिलैक्सेशन होगा कौन, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, जब वो रिलैक्स स्ट्रेस में होंगे तो हमारा क्या होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम इससे घट जाएगा। ठीक। रिलैक्स आ जाएंगे, क्या होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम घट जाएगा और पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और एयर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, एक्सप्रेस। अब देखिए ये लाइन एनसीईआरटी में है, वी हैव टू एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मस्कुलर इन द एब्डोमिनल। जब हमें ज़बरदस्ती हमको मतलब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के रेट को बढ़ाना चाहते हैं तो हमको अपना एब्डोमिनल मसल का भी यूज करना होगा, मतलब अपने पेट को भी हमको फुलाना पचकाना पड़ेगा। ठीक। तो हमको ज़बरदस्ती वाला जब काम करना होगा तो हमको पेट वाला भी मसल यूज करना होगा। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल यूज भी करेंगे, डायफ्राम भी यूज करेंगे, साथ ही साथ एब्डोमिनल मसल भी हमको यूज करना होगा। ठीक। तो वही बोला है, वी हैव एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। यदि हमको इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के रेट को इंक्रीज करना है तो हमको क्या करना होगा, एक एडिशनल मसल यूज करना होगा, कौन सा, एब्डोमिनल का। ठीक। अब बात करते हैं जो हमारा ब्रीदिंग रेट होता है वो 12 से 16 टाइम होता है पर मिनट, मतलब एक मिनट में 12 से 16 बार सांस लेते हैं, अंदर और बाहर करते हैं 12 से 16 बार। ठीक। ये हमारा ब्रीदिंग रेट है। इसको हम कैसे नापते हैं, स्पैरोमीटर। ठीक। आपने देखा होगा जो आला होता है स्पैरोमीटर। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेट बाय द यूजिंग अ स्पैरोमीटर। वही तो हमको क्या, वॉल्यूम, एयर की वॉल्यूम को नापता है स्पैरोमीटर। ठीक। इस एयर में कितना वॉल्यूम है हमारे लंग्स में, उसको नापता है, और यही हेल्प बाय क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द पाल्मोनरी फंक्शन, जो क्या क्लिनिकल मतलब हेल्प करता है पाल्मोनरी के फंक्शन में। ओके। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन वॉल्यूम एंड कैपेसिटी की बात करते हैं। तो वही मतलब हमारा लंग्स कितना वॉल्यूम ले रहा है उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम, इसकी वैल्यू होती है 500 ml। तो इतना ml इसके वॉल्यूम होता है। ठीक। टाइडल वॉल्यूम का 500 ml होता है। ठीक। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर एंड एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। जैसे हम अभी बातें कर रहे हैं तो जब हम सांस ले रहे हैं नॉर्मली, जितना ले रहे हैं निकाल रहे हैं, वही क्या है, टाइडल वॉल्यूम है। ठीक। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर या एक्सपायर ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो नॉर्मल जहाँ पे आ जाएगा तो आप समझ लीजिए टाइडल वॉल्यूम है। ठीक। तो डिफिनेशन भी आता है क्वेश्चन में, इसीलिए मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक। अब बात करते हैं इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पायरेशन मतलब यहाँ पे हम ज़बरदस्ती वाला काम कर दिए अब। ठीक। तो मतलब और हम कितना अंदर ले सकते हैं, इंस्पायरेशन है ना, इंस्पायरेशन रिजर्व वैल्यूम, हम कितना और अंदर ज़बरदस्ती ले सकते हैं भाई। एडिशनल वैल्यूम ऑफ एयर, कितना एडिशनल वैल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर, कितना एक्स्ट्रा वैल्यूम एक पर्सन इंस्पायर कर सकता है, अंदर ले सकता है, मैक्सिमम कितना ले सकता है, बाय ए फोर्सफुल इंस्पायरेशन, ज़बरदस्ती एक्सपायरेशन द्वारा। ठीक। तो इसकी वैल्यू होती है 25 ml टू 1300 ml तक होता है इसकी वैल्यू। ओके। तो इसकी वैल्यू भी आपको याद करनी होगी। जो टाइडल वैल्यू होता है 500 ml होता है, जो इंस्पायरेटरी रिजल्ट वैल्यू होता है वो कितना होता है, 2500 ml से 3000 ml तक होता है। ठीक। अब बात करेंगे एक्सपायरेटरी रिजल्ट वैल्यू, हम ज़बरदस्ती कितना बाहर निकालते, जैसे ऐसे ज़बरदस्ती हम कितना बाहर निकाल सकते हैं वो है। तो एडिशनल वैल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर बाई ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन, कितना ज़बरदस्ती वो निकाल सकता है, एडिशनल कितना एयर वो निकाल सकता है भाई, ये कितना 1000 ml से 11000 ml इसकी वैल्यू होती है। इसको याद भी करना है सभी को। अब ये जो चौथा है रेसिडुअल वैल्यूम। ठीक। तो भाई, तो आप यदि मर भी जाते हो तो भी इतना एयर वैल्यूम हमारा रहता है एयर में, मतलब इतना हमारा मतलब लंग्स में इतना वैल्यूम उसका रहता ही है, मतलब इसीलिए हमारे लंग्स कभी पचकता नहीं है ना। आप मर भी जाओगे तो भी इतना ही रहता है, तो ये हमेशा ही रहेगा। चाहे तो यही तो वैल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। आप कितना भी एक्सपायरेशन निकाल दीजिए, कितना भी आप बाहर हवा निकाल दीजिए, इतना आपका वैल्यूम अंदर रहेगा ही, इतना एयर। तो भाई यही कभी का क्वेश्चन भी पूछता है कि मतलब मर का डेथ हो गया आदमी का, तो उसमें कौन सा मतलब वैल्यूम, मतलब कितना वैल्यूम उसका, कौन सा एयर वाला अभी रहेगा, कौन सा वैल्यूम, तो रेसिडुअल वैल्यूम वाला होगा उसके लंग्स में अभी एयर। तो यही तो सबसे पहले फिर से एक बार बात करते हैं, जो टाइडल वैल्यूम होता है वो 500 ml होता है, और जब नॉर्मल बात किया जाए, नॉर्मल निकाल रहे हैं ले रहे हैं, वो वाली बात वो टाइडल वैल्यूम बताता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम क्या बताता है, ज़बरदस्ती हमने कितना इंस्पायर किया उसको, कितना होता है 250 ml से 3000 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम क्या होता है, ज़बरदस्ती हमने कितना निकाला। ठीक। ये कितना होता है 1000 से 11000 ml होता है, 1100 ml होता है। ठीक। अब आता है रेसिडुअल वैल्यूम। ठीक। ये क्या होता है, कितना वैल्यूम रह गया। ठीक। ज़बरदस्ती हमने निकाला उसके बाद भी कितना हमारे एयर में रह गया,
तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन, जहाँ लिखा होगा समझिए रेसिडुअल वॉल्यूम की बात कर रहा है, ये 11,000 ml से 12,000 ml होता है। अब लंग्स की कैपेसिटी की बात कर लें, कितनी में कैपेसिटी है, ठीक। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसे IC से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, TB प्लस IRB, ठीक। तो हमारे भाई कितनी कैपेसिटी है, तो हमारी कैपेसिटी क्या है, TB तो रहेगा ही नॉर्मल, और उसके साथ साथ कितना IRB भी हम अंदर ले सकते हैं, इतनी हमारी कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी क्या है, TB भी है, IRB है। तो TB हम ले जो नॉर्मल है ही निकाल रहे हैं बाहर TB, और साथ ही साथ IRB मतलब कितना हम ज़बरदस्ती भी ले रहे हैं, ठीक। तो यही क्या बताता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। टोटल वैल्यू ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, तो एक टोटल वैल्यू ऑफ एयर कितना एयर कोई एक आदमी इंस्पायर कर ले नॉर्मल एक्सपायरेशन मतलब निकालने के बाद, हवा एक नॉर्मल निकालने के बाद वो कितना अंदर ले ले, ठीक, यही बताता है इंस्पायरेटरी। तो अभी बस ऐसे यहाँ पे समझ लीजिए कैन इंस्पायर, तो यहाँ पे जब भी बोला टोटल वैल्यू ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर, बस समझ आइए किसकी बात कर रहा है, इंस्पायर, ठीक, यानी कौन सा होगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात कर रहा है, ठीक। एक्सपायरेटरी हम कितना मतलब कैपेसिटी हमारा है लंग्स का कि वो मतलब कितना बाहर निकाल सकता है, तो TB को भी निकाल सकता है और ERV को भी निकाल सकता है, ठीक। तो TB वही हो गया, TB प्लस ERV, ये क्या बताता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बताता है। टोटल वैल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, वही एक्सपायर यहाँ पे दिया है, तो बस नाम से सब है, ठीक। बात करते हैं फंक्शन रेसिडुअल वैल्यूम, ठीक। तो इसको देखिए नाम में कुछ ट्रिक्स इसको याद करना होगा कि ERV प्लस RV इसमें होता है, ठीक। फंक्शन रेसिडुअल वैल्यूम क्या होता है, ERV प्लस RV, ठीक। तो वही वैल्यूम ऑफ एयर डेट रिमेन इन लंग, कितना हमारे लंग्स में एयर रह जाएगा आफ्टर क्या, नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक। लेकिन हम नॉर्मल एक्सपायरेशन, लेकिन इसमें क्या दोनों ऐड कर रहा है, ठीक। यानी यदि जब भी फंक्शन रेसिडुअल वैल्यूम बोले तो वहाँ पे क्या होगा कि ERV प्लस RV हो जाएगा, ठीक। अब बात करेंगे वेट्रियल कैपेसिटी या VC की बात कर लेते हैं। तो यही जो है ये हमारा मैक्सिमम वैल्यूम बताता है एयर का मतलब एयर लंग्स का हमारा मैक्सिमम वैल्यू यही बताता है, वेट्रियल कैपेसिटी कितना हमारा मैक्सिमम वैल्यूम है हमारे लंग्स का। तो हमारे लंग्स का कितना टाइटल वैल्यूम जो हम नॉर्मल निकाल रहे हैं ले रहे हैं, ठीक। एक्सपायरेटरी वैल्यूम जो जबरदस्ती हम बाहर मतलब निकाल रहे हैं, इंस्पायरेटरी जबरदस्ती जो अंदर ले रहे हैं, यही हमारा मैक्सिमम वैल्यूम हमारे लंग्स का यही हो गया ना, मैक्सिमम कितना हमारा मैक्सिमम वैल्यूम हो गया लंग्स का, यही हो गया। तो यही क्या है, इसी को कहते हैं वेट्रियल कैपेसिटी। तो क्या है, TB प्लस ERV प्लस RV, फिर अब टोटल लंग्स कैपेसिटी मतलब कितनी पूरी कैपेसिटी है, तो इसमें सब ऐड हो जाएगा, TB IRV ERV प्लस RV, तो इसमें सब ऐड हो जाएगा। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या बताएगा, एक बार फिर से हम सब रिवाइज कर लेते हैं जल्दी, ठीक। तो जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बताएगा, इंस्पायर हमने कितना इंस्पायर किया, ठीक। तो हम कितना इंस्पायर कर सकते हैं, जो नॉर्मल कर रहे हैं वो, उसके साथ साथ IRV, तो TB प्लस IRV हो जाएगा। एक्सपायरेटरी तो क्या हो, TB प्लस ERV हो जाएगा। फंक्शन रेसिडुअल ERV प्लस RV, ठीक। विट्रियल कैपेसिटी TB ERV प्लस RV, ERV प्लस IRV, ठीक। टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होगा, TB IRV ERV RV, ओके। अब बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हम जो एक्सचेंज करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, तो जो हमारा साइड होता है एक्सचेंज, हम गैस का एक्सचेंज कहाँ होता है, अभी हमने पढ़ा था कि कहाँ, एल्वुलाई में होता है, यही साइड होता है एक्सचेंज का। तो इस साइड किसका कहाँ होता है, एल्वुलाई में होता है। एक्सचेंज ऑफ गैस आल्सो अकर बिटवीन ब्लड वेसल एंड टिश्यू, तो ये एल्वुलाई में छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, यहाँ से ही क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, हमारे जो गैसेस होते हैं किस में चले जाते हैं, ब्लड वेसल से फिर बाद में टिश्यू में चले जाते हैं। एल्वुलाई से ब्लड वेसल से टिश्यू में चले जाते हैं, ठीक। तो अब रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस किस पे डिपेंड करता है, जो कितना रेट एक्सचेंज हो रहा है गैस का, किस पे डिपेंड करेगा, तो पहला प्रेशर ग्रेडियंट, जो प्रेशर ग्रेडियंट है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। दूसरा है सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैसेस, कितनी उसकी सॉल्वेबिलिटी है कौन, उस पर डिपेंड करता है। तीसरा है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, तो इतने पे ही हमारा रेट डिपेंड करता है एक्सचेंज का, गैस के एक्सचेंज का रेट किस पे डिपेंड करता है, ये तीनों पे, प्रेशर पे, अब प्रेशर ग्रेडियंट, सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस पे और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेशर ग्रेडियंट की। तो जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है ये क्या बताता है, जो हमारा रेट होता है, जो रेट मेनली डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट पे ही। तो वही देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी की लाइन ही है, जो रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस मेनली डिपेंड करता है, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस मेनली डिपेंड ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो वही ऑक्सीजन के प्रेशर पे और CO2 के पार्शियल प्रेशर पे ही डिपेंड करता है कौन, हमारा जो रेट ऑफ एक्सचेंज है, ठीक। तो जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक, उतना ही ज़्यादा हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। तो जितना ज़्यादा जिसका प्रेशर ज़्यादा उसी का डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और देखिए एनसीईआरटी में ऐसे कॉलम बनाया है और सभी में बताया कि किस में कितना कितना प्रेशर है, ठीक। तो यहाँ देखिए पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ये लाइन से है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का दिया है। तो जो एटमॉस्फेयर में होता है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है। एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना होता है, 159 होता है, ठीक, mmSg होता है, और जो इसका होता है कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 होता है। तो यानी हमारा जो एटमॉस्फेयर से मतलब सबसे ज़्यादा किसका डिफ्यूजन होगा, क्योंकि जिसका ज़्यादा है प्रेशर, तो प्रेशर किसका ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है। इसीलिए आपको पता है यहाँ पे हमारे चारों तरफ सभी गैसेस हैं,
ठीक। लेकिन जो ऑक्सीजन है उसका ज़्यादा डिफ्यूजन होता है हमारे अंदर, क्योंकि उसका पार्शियली प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक। इसीलिए सबसे ज़्यादा इसीलिए क्या होता है, इसका ज़्यादा प्रेशर होता है, इसलिए आराम से डिफ्यूजन हो जाता है हमारे नोजल से। फिर बात करते हैं एल्वलाई की, तो उसमें एल्वलाई में भी ज़्यादा होता है, और इसका कितना होता है 104 होता है, और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 40 होता है। ये सभी वैल्यू पूछता है, ठीक। फिर यहाँ से एल्वलाई से चला गया ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बात करेंगे तो इसमें होता है जो ऑक्सीजन पार्शियली प्रेशर ऑक्सीजन होता है 95 होता है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर भी 40 ही रहता है, ठीक। अब फिर बात करें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी टिश्यू की बात करें, टिश्यू और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, तो दोनों में कितना होगा, ये देखिए यहाँ पे घट जाता है, टिश्यू में यहाँ पे घट जाएगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन हो जाता है 40, और जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड 45 हो जाता है। यहाँ पार्शियली प्रेशर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाता है, इसलिए टिश्यू से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल के हमारे ब्लड वहाँ चला जाता है, डिफ्यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू में, ठीक। टिश्यू में इसलिए क्या, तो किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होने लगता है, ठीक। टिश्यू और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, वेसल्स में, ठीक। तो ये सभी याद है, पहले एक बार फिर से हम याद कर लें। एल्वलाई में कितना होता है 159 होता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का, और 013 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। एल्वलाई में बात करें तो 104 होता है ऑक्सीजन का, और 40 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो 95 होता है ऑक्सीजन का, 40 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो 40 होता है ऑक्सीजन का, 45 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। टिश्यू की बात करें तो 40 होता है ऑक्सीजन का एंड 45 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ओके। अब मतलब देख लीजिए पार्शियली प्रेशर, अब देखिए यहाँ पे सबसे अधिक किसका है, ऑक्सीजन कैसे मूव करेगा, तो ऑक्सीजन देखिए एटमॉस्फेयर में था, से एल्वलाई में गया, क्योंकि क्या है एटमॉस्फेयर में भी ज़्यादा है, ठीक। एटमॉस्फेयर से एल्वलाई में गया, एल्वलाई से फिर क्या होगा ब्लड में गया, फिर ब्लड से किस में जाएगा, टिश्यू में जाएगा। अब ये जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मूव करेगा, वो कहाँ होगा, टिश्यू में इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो टिश्यू से कहाँ मूव करेगा, ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स से एल्वलाई में जाएगा, ठीक। तो देखिए ये हमें एनसीईआरटी का ये है डायग्राम है, इसमें देखिए दिखाया है कि जो एटमॉस्फेयर में कितना है 0.5, ऑक्सीजन कितना होता है 159 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 होता है। इसीलिए पहले यहाँ से कहाँ किसका ज़्यादा डिफ्यूजन होगा, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा। ये किस में जैसे एल्वलाई में जाएगा तो एल्वलाई में इसकी वैल्यू कितनी होती है 104 mmHg होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कितनी होती है 40 mmHg होती है, ठीक। एल्वलाई में, ठीक। एल्वलाई से यहाँ से क्या होगा ब्लड, अब देखिए किसका ज़्यादा है, ऑक्सीजन का ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक। ऑक्सीजन का पार्शियली प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन क्या होगा डिजॉल्व होगा ब्लड वेसल में। कौन जाएगा, किसका डिफ्यूजन होगा, ऑक्सीजन का होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होगा, ठीक। केवल किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है। फिर ये ऑक्सीजन यहाँ से गया पाल्मोनरी वेन से, पाल्मोनरी वेन से हार्ट से सप्लाई होते हुए कहाँ गया सिस्टमिक आर्टरी में, और सिस्टमिक आर्टरी में फिर यहाँ पे फिर भी किसका ज़्यादा है 95 ऑक्सीजन का ही ज़्यादा है पार्शियली प्रेशर, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 40 है। फिर यहाँ से क्या हुआ टिश्यू ने क्या किया कि ये टिश्यू में चला गया ये ऑक्सीजन, ठीक। ये ऑक्सीजन चला गया टिश्यू इसको यूज कर लेगा, यूज करने के बाद यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से फ्लो करने लगेगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी 45 mm हो जाएगी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 40 mmHg हो जाएगी, ठीक। और इसके बाद फिर यहाँ से ये कौन मूव करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मूव करने लगेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगा, और यहाँ से फिर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा लंग से, हमारे मुँह से यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो यही है प्रोसेस, बहुत ईजी है। तो देखिए अभी हमने पहले पार्शियली प्रेशर पे डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर यानी प्रेशर ग्रेडियंट भी पहले हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे सॉल्वेबिलिटी के बारे में, सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस। तो बात एक करते हैं कि जो सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस है वो जिसका ज़्यादा होगा उसी का रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज रेट उसी का ज़्यादा होगा, गैस का एक्सचेंज का, ठीक। तो जिसकी सॉल्वेबिलिटी ज़्यादा है उसी का रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस ज़्यादा होगा, एक्सचेंज उसका ज़्यादा होगा गैस का, ठीक। अब बात करेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल होता है, ठीक, बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25 टाइम मोर सॉल्युबल दैन O2, ये बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल होता है। इसीलिए आपको पता होगा कि जब एटमॉस्फेयर में जैसे मान लीजिए कहीं धुआं हो रहा है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा हमारा घुटन होने लगता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो सॉल्युबल होता है, तुरंत वो आने लगता है, क्योंकि हमारा मेनली वो किस पे डिपेंड करता है, हमारा मेनली पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। लेकिन जब उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई एटमॉस्फेयर में तो वो ऑलरेडी जब दोनों की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो इसीलिए ये तो सॉल्युबल है ही, तो इसीलिए बहुत आराम से ये जल्दी जल्दी आने लगेगा, ठीक। तो इसीलिए हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन बहुत ही कम होता है हमारे अंदर, ठीक। सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन ऑक्सीजन का ही होता है, क्योंकि मेनली वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन पार्शियली प्रेशर पे डिपेंड करता है, और पार्शियली प्रेशर किसका ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन का, ठीक। अब बात करें थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, तो जिसका थिकनेस जितना ही पतला होगा उसमें ही रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। तो हमारा जो एल्वुलाई बहुत ही पतला होता है, ठीक। जो हमारा एल्वुलाई वेरी थिन होता है और बहुत मिलीमीटर का होता है, बहुत ही पतला होता है, इसका में एपिथेलियम होता है, ठीक। इतना पतला होता है, इसीलिए इसमें क्या होता है एक्सचेंज आराम से हो जाता है। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात करें जो बना होता है 3 लेयर से, तो जो हमारा ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो हमारा ये डिफ्यूज़ होता है एक्सचेंज जहाँ होता है
गैसेस को 3 लेयर से मिलकर बना होता है। एक तो एल्वलाई का लेयर हो गया, 3 स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वलाई हो गया, एक होता है बीच में बेसमेंट सब्सटेंस होते हैं बीच में, और एक होता है इसका ब्लड वेसल का, तो एंडोथेलियम ऑफ एल्वलाई तो क्या एंडोथेलियम है एल्वुलर कैपिलरीज। ये 3 लेयर होते हैं, एक होता है थिन स्क्वामस एपिथेलिया ऑफ एल्वुलाई होता है, एक एंडोथेलियम एल्वुलर कैपिलरीज होता है, एक बेसमेंट सब्सटेंस। ये 3 लेयर में क्या होता है डिफ्यूजन होता है। अब देखिए जैसे क्या होगा कि जो गैसेस हैं, जो गैस हैं, गैस में क्या होंगे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों होंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, ठीक। तो जो गैसेस हैं वो क्या होंगे कि जैसे ही वो क्या होंगे ब्लड वेसल्स में आ गए, कैपिलरीज से आ गए ब्लड वेसल्स में, एल्वुलाई से ब्लड वेसल जैसे ही आएंगे तो ऑक्सीजन का 2 तरह से काम होगा। एक तो होगा उसका 95% जो होगा वो हमेशा आरबीसी में चला जाएगा, आरबीसी में मतलब कि कैरी कर जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ठीक। तो 90% ट्रांसफर हो जाएगा आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में। उसमें क्या होता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो कैरी हो जाएगा हीमोग्लोबिन, इसको क्या करेगा ले जाएगा ऑक्सीजन को और बना लेगा क्या ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इस जो फॉर्म करेगा उसको क्या करेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से ऐड करके क्या बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, ठीक। अब बाकी बात करेंगे 3% जो होगा वो डिजॉल्व हो जाएगा प्लाज्मा में। तो ब्लड में आपको पता है प्लाज्मा में पाया जाता है, डिजॉल्व हो जाएगा 3% प्लाज्मा में, ठीक। अब बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरह से इसका डिफ्यूजन 3 तरह से इसका ट्रांसफर होगा। एक तो पहले 7% वो डिजॉल्व हो जाएगा ब्लड प्लाज्मा में, ठीक। और बाकी जो होता है कि 20 से 25% ये आरबीसी में चला जाता है, ठीक। तो ये पूरा 97% जाता था, केवल 3% डिजॉल्व होता था ब्लड प्लाज्मा में, जबकि ये 20 से 25% क्या हो गया किस में चला गया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब कि आरबीसी में चला गया। और ये क्या होगा कि तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ये क्या बनाता था ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये क्या बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक। और क्या होगा ये जो 70% होता है बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज क्या बनाते हैं कैरी एज अ बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, ठीक। तो इन्हें कैरी कर लिया जाता है बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, ठीक। तो देखिए अब बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ऑक्सीजन जो है 90% तो किस में चला गया आरबीसी में चला गया, ठीक। आरबीसी में क्या होता है हीमोग्लोबिन होता है। तो यही क्या एक आपको एक पता होना चाहिए कि एक हीमोग्लोबिन होता है वो 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक। एक हीमोग्लोबिन क्या करता है 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 को कैरी करता है, ले जाता है, ठीक। तो वही ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा ऑक्सीजन से बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। अभी हमने पढ़ा अभी कितना 97%, ठीक। लेकिन अब देखिए क्या होता है कि 100 ml अपना ब्लड लेंगे तो उसमें 20% क्या होता है ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है 20 ml। तो 100 ml ब्लड में क्या होता है 20 ml ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, ठीक। यही ऑक्सीजन यदि क्या होगा कि आप यदि नॉर्मल हो तो आपका यही 20 ml जो ऑक्सीजन है 20 ml जो ऑक्सीजन उसमें से केवल 5 ml क्या हो जाएगा टिश्यू के लिए वर्क में चला जाएगा, टिश्यू के वर्क में 5% चला जाएगा ऑक्सीजन 100 ml में से। एक्चुअली हमारा तो 5 ml एक्चुअली हमारे में कितने होते हैं 5 ml होते हैं, तो 5 ml क्या है सॉरी 5 लीटर होते हैं ना ब्लड हम लोग के शरीर में, लेकिन कितना 100 ml की बात करें तो 100 ml में से यदि 100 ml क्या है 20 ml क्या है ऑक्सीजन है, तो 20 ml का केवल 5 ml क्या चला जाएगा टिश्यू में चला जाएगा, बाकी 15% क्या होगा डीऑक्सीजनेट ब्लड में चला जाएगा, ओके। तो हमारा जो 20% जो 100 ml ब्लड में क्या है 20 ml ऑक्सीजन था, उस ऑक्सीजन का 5% जो है 20 में से क्या होगा 5% चला गया ऑक्सीजन टिश्यू में और बाकी 15% चला गया हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, वहाँ से सर्कुलेशन होने लगा, ठीक। लेकिन अब देखिए यदि ये तो हमेशा फिजियोलॉजिकल नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक। यदि रेस्ट में है, यदि हम एक्सरसाइज करें तो ये उल्टा हो जाएगा 15% अब टिश्यू को दे दिया जाएगा और 5% अब डीऑक्सीजनेट ब्लड को ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक, यानी सर्कुलेशन में चला जाएगा, ठीक। तो हमारे एनसीईआरटी के इसी के बारे में बात किया, हम एनसीईआरटी प्योर लाते हैं यहाँ पे इसीलिए मैं उसको नहीं लिखा, ठीक। तो ये क्या है लिखा है एनसीईआरटी की लाइन है एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर ऑफ 5 ml ऑफ O2 टू टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ठीक। तो वही क्या कहते हैं 100 ml ऑक्सीजन में से 5 ml जो है ऑक्सीजन क्या होता है टिश्यू को ट्रांसफर होता है, ये बता रहा है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता था अभी हमने पढ़ा 3 तरीके से इसका था। एक तो 7% डिजॉल्व हो जाएगा प्लाज्मा में, 20% हो जाएगा बाइंड कर जाता है आरबीसी से और बना लेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और जो होता है 70% बायोकार्बोनेट आयन में। तो सबसे ज़्यादा इसका डिजॉल्व किससे हो रहा है बायोकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ये बन रहा है, ठीक। अभी कैसे हो रहा है और देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है कि जो एल्वलाई में होता है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बहुत कम बनेगा, ठीक, क्योंकि कहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या होता है कम होता है, तो यहाँ पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कम बनेगा। जो टिश्यू होगा उसमें ये एनसीईआरटी में लाइन है इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा हूँ शॉर्ट में, ठीक। तो लिखा है एनसीईआरटी में कि पार्शियल प्रेशर और कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है इसलिए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कम बनते हैं, ठीक। और जो टिश्यू में होता है क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू ज़्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है इसलिए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनता है, ठीक। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है ना। अब बात करेंगे कि 70% कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, ठीक। ये कैसे होता है देखिए सबसे पहले क्या होता है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाटर से रिएक्ट कर जाता है, किससे
कार्बनिक एनहाइड्राइड एंजाइम के साथ। यानी क्या हुआ कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड पहले वाटर से पहले क्या रिएक्ट किया कौन से एंजाइम से, कार्बनिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंट में उसने क्या किया, रिएक्ट किया और क्या बना दिया, कार्बोनिक एसिड बना लिया। ठीक, और यही कार्बोनिक एसिड फिर कार्बनिक एनहाइड्राइड एंजाइम के साथ क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, कि प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा बाइकार्बोनेट आयन प्लस H+। तो यही ना बोला कि क्या होता है 70% क्या बनाता है, बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्म करता है। ठीक, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है 70% क्या बनाता है, बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म बनाता है, और बाकी क्या होता है इसमें H+ का मतलब इंक्रीज हो जाता है, H+ निकलता है, और यही H+ क्या होगा, ऑक्सीजन से बाइंड कर जाएगा और उसके सर्कुलेशन को, यानी ऑक्सीजन का डिसोसिएशन करता है। यही H+ ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद ऑक्सीजन को डिसोसिएट करेगा। ठीक, यही है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है H2O से वर्क करके क्या बना, कार्बनिक एनहाइड्राइड बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। ठीक, कार्बनिक एसिड और किसके कौन से एंजाइम है, कार्बनिक एनहाइड्राइड एंजाइम के साथ के प्रेजेंट में। ठीक, यही कार्बनिक एसिड जो है फिर कार्बनिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन और H+ में टूट जाएगा। यही H+ जो होगा ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उसका ऑक्सीजन का डिसोसिएशन करेगा। ठीक, अब यही बात करते हैं, यही फिर उल्टा होने लगा, ये टिश्यू में चल रहा था, ये चीज़, ये प्रोसेस टिश्यू में चल रहा था। यही जब होगा एल्वलाई आएगा तो यही ऑक्सीजन का इससे जो ऑक्सीजन से बैंड था वो ब्रेक हो जाएगा, वापस ये दोनों अपने कार्बोनेट आयन में बन जाएंगे, फिर वापस कार्बनिक एसिड बनेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज हो जाएगा, यहाँ से रिलीज होकर बाहर एल्वलाई से बाहर निकल जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो ये है टिश्यू में दिया है, यही क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ये दिखाया है एनसीईआरटी में ये पूरा रिएक्शन। ठीक, अब इसमें एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये भी लिखा है कि एवरी 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है। 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता है अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू एल्वलाई। तो 4 ml क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड को किस में, एल्वलाई में भेजता है। यानी 100% सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, 100 ml मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 4 ml क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा एल्वलाई में जाएगा, केवल 4 ml। ठीक, अब बात करें ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक, तो ये कर्व के बारे में दिखाया है ऑक्सीजन, ये एनसीईआरटी ने। इसमें क्या है, ये जो कर्व है ये बताता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन पे। तो जो हमारा ऑक्सीजन है, जैसे हम पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन को हम बढ़ाते जाते हैं, देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो इसका सैचुरेशन हीमोग्लोबिन के साथ सैचुरेशन, मतलब जो बाइंड करता है ना ऑक्सीजन, जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो ये क्या होगा, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा और कैरी करता रहेगा। तो एक ऐसा टाइम होगा ये क्या होगा, सैचुरेट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे जाके आप कितनी भी वैल्यू बढ़ा लीजिए पार्शियल प्रेशर की, वो क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। अब देखिए इसी के यहाँ के एक राइट शिफ्ट मिलेगा, एक लेफ्ट शिफ्ट मिलेगा। तो हम बात करेंगे सबसे पहले जो ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कर्व की बात करेंगे। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ये हमको ये जो राइट शिफ्ट है ये बताता है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की बात करते हैं, ये हमको कौन बताएगा, राइट शिफ्ट वाला, राइट शिफ्ट ना, यही हमको बताएगा। ठीक, ऑक्सीजन डिसोसिएशन के बारे में। तो मतलब इसका नाम से ही लग रहा है ऑक्सीजन डिसोसिएशन, मतलब ऑक्सीजन का डिसोसिएट मतलब ऑक्सीजन टूटना। ये किस में होगा, टिश्यू में होगा। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कहाँ होगा, टिश्यू में होगा। ठीक, तो ऐसा कब होगा, जब क्या होगा, टिश्यू में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। आपको पता है कि जब क्या होता है, कार्बनिक एनहाइड्राइड टूटता है कार्बनिक एसिड, तो किस में कन्वर्ट होता है, बाइकार्बोनेट प्लस H+ में टूटता है। तो यही पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, H+ ज़्यादा है, तो और क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हमारा क्या होगा, तो हमारा और लेकिन क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम है, तभी क्या होगा, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो जाएगा। ठीक, ऑक्सीजन टूटेगा, और ये किस में होता है, टिश्यू में होता है। ठीक, ये हमें कौन दिखाता है, राइट शिफ्ट वाला बताता है। ये जो ये कर्व था ये नॉर्मल कर्व था, इससे जो राइट शिफ्ट होगा ये हमको दिखाएगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में। अब याद आएगा कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व। ठीक, तो इसी का जस्ट उल्टा होगा। देखिए इसमें जब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की बात करेंगे तो उसमें सब कुछ ज़्यादा होगा। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा होगा, H+ ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, केवल कौन कम होगा, जिसका डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा। ठीक, इसी में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व यानी कि ऑक्सीजन का एसोसिएशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का टूटना। ठीक, किस में होगा, एल्वलाई में होगा। ये कौन बताएगा, लेफ्ट शिफ्ट वाला। ठीक, लेफ्ट शिफ्ट वाला ये हमको बताएगा। ये किस में होगा, एल्वलाई में होगा। एल्वलाई में क्या होता है, ऑक्सीजन की वैल्यू ज़्यादा होती है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम रहेगा, बाइकार्बोनेट आयन मतलब कम टूटेगा। ठीक है, तो इसलिए H+ आयन भी कम मिलेगा, और इसमें क्या होगा, टेम्परेचर भी उस टाइम कम होगा। ठीक, ये वाला कंडीशन आप याद कर लीजिए, एनसीईआरटी में इससे नीट में भी बहुत क्वेश्चन आया है। अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन। तो हमारे रेस्पायरेशन को कौन कंट्रोल करेगा, तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, तो कौन इसको रेगुलेट करेगा। ठीक, तो इसके दो रेगुलेशन होते हैं, इसके दो लोग रेगुलेट करते हैं, एक है ठीक मेडला ऑब्लिगेटा, एक है पॉन्स। ठीक, तो जो मेडला का एब्लोगेटा होता है ये इसको हम कहते हैं रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर।
तो मेडुला ऑब्लिगेटा को क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये यही क्या है, प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है तुरंत रेगुलेशन का। जैसे ही मतलब कोई चेंजेस आया तो तुरंत ही ये क्या करेगा, यदि मान लीजिए कहीं कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो तुरंत ही क्या होगा, इसकी रेस्पिरेशन के रेट को इंक्रीज कर देगा कि हम जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन करने लगें, कि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को अंदर लेने लगे। तो ये पहले तुरंत ही रिस्पॉन्स ये देगा, ठीक। तो ये क्या है, इसी को मेडुला ऑब्लिगेटा को क्या कहते हैं, डायथमिक हृदय सेंटर भी कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं पॉन्स वाला, तो इसको ही कहते हैं न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, ठीक। पॉन्स वाले को क्या कहते हैं, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहते हैं। ये कैन मॉडरेट करता है फंक्शन और डायथमिक रिदम सेंटर को। तो इसके फंक्शन को मॉडरेट करेगा, कम बेसी करेगा, ये इसको काम करेगा, ठीक है, मॉडरेटर है। तो ये क्या है, कैन मॉडरेट करता है फंक्शन ऑफ डायथमिक रिदम सेंटर को, ठीक। और ये क्या करेगा, कैन रिड्यूस करेगा ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, मतलब इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को कम कर देगा, यानी हम जल्दी सांस लेने लगेंगे। ड्यूरेशन मतलब समय को कम कर देगा, कैन रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, ठीक। तो ये कम कर देगा ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को, ठीक। तो यानी फिर से एक बार देख लीजिए, मेडुला ऑब्लिगेटा इसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं, ठीक। पॉन्स को कहते हैं न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, ठीक। जो डायथमिक रिदम सेंटर ये तुरंत ही रिस्पॉन्स देगा, पहला रिस्पॉन्स देगा, ठीक। जो पॉन्स होता है ये क्या करेगा, इसको मॉडरेट करता है, मेडुला ऑब्लिगेटा को, यानी डायथमिक रिदम सेंटर को मॉडरेट करता है, और या इसको रिड्यूस कर देगा इंस्पायरेशन के रेट को, ड्यूरेशन को, ठीक। मतलब जल्दी हम सांस लें, इसके ड्यूरेशन को कम कर देता है, ठीक। अब बात करते हैं कीमोसेंटेसिस। बोलते बोलते मैं गलत बात करने लगा, कीमोसेंसिटिव एरिया, ठीक। कीमोसेंसिटिव एरिया क्या होता है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके नाम से ही लग रहा है कीमोसेंसिटिव, मतलब कुछ केमिकल के लिए सेंसिटिव होगा, ऐसा एरिया जो कुछ केमिकल के लिए सेंसिटिव हो। तो ये जो सेंसिटिव किसके लिए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन के लिए। तो जहाँ H+ आयन और कार्बन डाइऑक्साइड दिखा उसको तुरंत वो सेंसिटिव हो जाएगा, तुरंत ऑन कर देगा किसको, डायथमिक रिदम सेंटर को तुरंत ऑन कर देगा, ठीक। ये कीमोसेंसिटिव एरिया ऐसा एरिया है, ठीक। देखिए क्या बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन के लिए। इसको जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और H+ दिखेगा तुरंत ही किसको ऑन कर देगा, डायथमिक रिदम सेंटर को ऑन कर देगा। और यही क्या करेगा, तुरंत इंस्पायरेशन रेट को बढ़ा देगा। यानी मान लीजिए हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू ज़्यादा आ गई, ठीक। तो ये तुरंत क्या करेगा, हमको रेट को बढ़ा देगा, हम जल्दी सांस लेने लगे, ओके। तो यही काम करेगा। तो ये क्या है, सिचुएट का कहता है, एडजेसेंट सिचुएट होता है एडजेसेंट टू द डायथमिक सेंटर, इस डायथमिक सेंटर के बगल में सिचुएटेड होता है, ठीक। अब बात करेंगे, जैसे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और H+ कंसंट्रेशन जैसे बढ़ा, ये एक्टिव कर देगा किसको, डायथमिक रिदम सेंटर, यानी इसको इसी के बगल में है, ये क्या करेगा, तो इसको एक्टिव कर देगा डायथमिक रिदम सेंटर को। ऐसे क्या होगा, इंस्पायरेशन का रेट, रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा ऑफ दिस सब्सटेंस, जिससे हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, इस सब्सटेंस को, कार्बन डाइऑक्साइड और H+ को हम निकाल सकते हैं आराम से, ठीक। यही है, ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया है, ये जो कीमोसेंसिटिव रिसेप्टर है, एसोसिएटेड होता है कॉर्निक आर्टरी एंड अयोटा, ऑयोटिक आर्ट क्या, इसी को अयोटा ये कहते हैं। कॉर्निक आर्टरी जो होता है, जो ब्रेन के लेके जाता है, ब्रेन पे जो आर्टरी जो ब्लड लेके जाता है उसको ही कहते हैं कॉर्निक आर्टरी कहते हैं। ऑयोटिक आर्ट है, इसको अयोटा भी कहते हैं, जो क्या होता है, जो हार्ट में होता है, ऑयोटिक आर्ट, ठीक। तो यही इसी में ये कीमोसेंसिटिव ये पाया जाता है, इसी में यही रिकोगनाइज करता है चेंजिंग कार्बन डाइऑक्साइड और H+ कंसंट्रेशन को। तो ये कहाँ कीमोसेंसिटिव एरिया कहाँ कहाँ होता है, ये हमारा कॉर्निक आर्टरी और अयोटा में होता है, ओके। डिसऑर्डर की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है डिसऑर्डर, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला अस्थमा देखते होंगे। तो इसमें क्या होता है कि डिफिकल्ट टू ब्रीदिंग काजिंग वीजिंग, ठीक। तो इसमें डिफिकल्ट हो जाए, सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो जाता है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में क्या होता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, ठीक। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये पॉलन एलर्जी भी होता है इसी से, पॉलन वालन के कारण जब ये क्या होता है, अस्थमा होता है, ठीक। तो NCERT में ये 2 लाइन दिया है, ठीक। इसमें क्या होगा, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, इससे ही क्या होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। इम्फाइसेमा इसको ही कहते हैं कॉरियोनिक डिसऑर्डर है, ये एक कॉरियोनिक डिसऑर्डर है। फिर बात करेंगे एल्वलाई वाल डैमेज, इसमें जो एल्वलाई का वाल होता है वो डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है। रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज, इससे रेस्पिरेशन का सरफेस का डिक्रीज हो गया। मेजर काज सिगरेट स्मोकिंग, अब ज़्यादा सिगरेट पियोगे तो यही होगा इम्फाइसेमा, ठीक। तो जो अस्थमा था क्या था, ब्रोंकाइल इन्फ्लामेशन था, किसमें, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में, ठीक। जो अस्थमा ये क्या था, एल्वलाई वाल डैमेज से होता है इम्फाइसेमा। अब देखिए क्या है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब जैसे कोई काम हम करते हो, जैसे इंडस्ट्री हो गया, गार्डिंग या ब्रेकिंग ऑफ स्टोन, या कोई पत्थर तोड़ते हो, ऐसा कोई काम करते हो, तो आपके में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल आपके शरीर में आने लगते हैं, ठीक। जिससे क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है लीडिंग टू फाइब्रोसिस, ठीक। जिससे लंग्स में क्या होता है, फाइबर जमा होने लगते हैं, ठीक। तो प्रोलिफरेशन ऑफ फाइबर इन टिश्यू इन लंग्स में बहुत सारे फाइबर जमा होने लगते हैं, ठीक। और इससे ही क्या होता है, सीरियस लंग डैमेज, इससे हमारे लंग्स का डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और प्रोटेक्ट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, ओके। थैंक यू सो मच। 100% NCERT यहाँ कवर है।